अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूज बुरहान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। आज का हमारा ब्रॉडकास्ट जिस टॉपिक के बारे में है वो टॉपिक है फोरेंसिक साइकाइट्री। हाल ही में BBC उर्दू के प्लेटफॉर्म से उमर इकबाल आफरीदी साहब ने एक रिपोर्ट नशर की जिसके अंदर पाकिस्तान में फोरेंसिक साइकाइट्री के किरदार और उसके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बातें की गई। इस वीडियो में हमें पाकिस्तान के मायनाज साइकाइट्रिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा भी इजहार ख्याल करते हुए नजर आए। प्रोफेसर डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री और चेयरमैन एकेडमिक काउंसिल के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान के साइकाइट्री डिपार्टमेंट में भी प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री के तौर पे एज एडिशनल चार्ज काम कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू के लिए इन्हीं को दावत दी है क्योंकि आप साइकाइट्री फोरेंसिक साइकाइट्री में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं और आपको नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हासिल है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर बुरहान। तो डॉक्टर बुरहान, आप हमें बताएं कि फोरेंसिक साइकाइट्री क्या होती है, मेंटल हेल्थ, जुर्म, ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ज़रा। हाँ, ये डॉक्टर रूज, आप माशाल्लाह खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारी चीज़ों का आपको इल्म है कि मेंटल हेल्थ जो है ये ज़हनी सेहत का नाम है। दो तरह की सेहत है, या जिस्मानी सेहत है और ज़हनी सेहत है। ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्स की जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाए बग़ैर ज़हनी सेहत के ठीक किए, और ये भी मुमकिन नहीं है कि अगर ज़हनी सेहत ठीक है और जिस्मानी सेहत ठीक नहीं है तो उसका असर ज़हनी सेहत पे ना हो। तो ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है, इसको WHO ने कहा है। इसका आम सा अगर आप मसला देख लें तो इस वक्त पाकिस्तान में 44% लोग किसी न किसी ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला है। साइकोटिक नहीं होंगे लेकिन आर्जा है, क्योंकि स्ट्रेसेस हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मैदा, गैस का, तो ये सब अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जिसे हम इग्नोर करते हैं, इससे हमारी ज़हनी सेहत मुतासर होती है। अगर ज़हनी सेहत मुतासर हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है ज़हनी सेहत का कि हमारी एफिशिएंसी यानी हमारे काम करने की सलाहियत मुतासर होना शुरू हो जाती है। हमें काम करने में वो मज़ा नहीं आता है, एक थकन का एहसास होना शुरू हो जाता है। और आपने अक्सर लोगों को कहता सुना, थकता जा रहा हूँ मैं। ये है वो ज़हनी सेहत। अगर ये ज़हनी सेहत दुनिया में काम जब लोगों ने किया इस पर, ख़ुसूसन UK ने जब काम किया तो उन्होंने देखा कि ज़हनी सेहत पर काम करने से लोगों में एक तो मोटिवेशन बढ़ी काम करने की, दूसरा जो छुट्टियाँ ज़्यादा लेते थे वो छुट्टियाँ लेना कम हो गए। तो इससे इसका मतलब है कि अगर आप एक इफ़ेक्टिव एम्प्लॉई को, एक मुलाजिम को, एक शख्स को जो काम कर रहा है वो बेहतर काम करना करे, तो अगर उसकी ज़हनी सेहत ठीक होगी तो वो हर काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा होगा। लेकिन अगर आप खुद भी सोच लें, अगर कोई टेंशन जहन में है तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़हनी सेहत पर काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, और दुनिया इस पर इसलिए काम करती है। बिल्कुल सही। अब आप वजाहत फरमा दें कि ज़हनी सेहत, जुर्म और जराइम का क्या ताल्लुक है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और आजकल इसके ऊपर BBC की एक स्पेशल रिपोर्ट जिसका भी आपने हवाला दिया, उमर इकबाल आफरीदी ने की, जो कि 21 दिसंबर 2024 को नशर की गई और काफ़ी अच्छा जिसका रिस्पांस आया। और मुझसे बहुत सारे सवालात भी किए गए कि आप इसको मज़ीद इसके इन डेप्थ में जाएँ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 मुल्कों से तो बहुत अच्छा मुझे और UK से रिस्पांस मिला और लोगों ने मुझे ईमेल्स भी किए और जवाबात भी, सवालात भी किए इसके हवाले से। ये बहुत अच्छा काम था उमर इकबाल आफरीदी ने किया। और ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं UK में था तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ मैंने 2 केसेस का हवाला दिया। एक जावेद इकबाल मुग़ल का केस जो सन 2000 का था, और एक जो है नहीं, हमारी 2018 में ज़ैनब अमीन अंसारी का केस जो है उसका हवाला जो है वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया। उसके बाद वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी और जो वहाँ का न्यूज़ चैनल था वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड था कि फोरेंसिक साइकाइट्री पाकिस्तान में कहाँ खड़ी है और इसका क्या मुस्तकबिल है।
और मुझे बताते हुए बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त फोरेंसिक साइकियाट्री प्रैक्टिकली कहीं नहीं है और इसके ऊपर काम ना होने के बराबर है। ये एक बड़े दुख की बात थी जो मुझे वहाँ कहते हुए बड़ी तकलीफ़ हुई है। हसास माशरे जो होते हैं ना, हसास माशरे, वो इन चीज़ों पे काम करते हैं। मसलन क्या पाकिस्तान में बच्चों का अगवा नहीं है? क्या पाकिस्तान में छोटे बच्चों को अगवा करके रेप नहीं किया जाता उनका? क्या आपने मस्जिदों के बाद जूती चोरी होते हुए नहीं देखा? क्या आपने स्कूलों में बैग से चीज़ें बच्चे चुराते हुए नहीं देखे? अब आप ये देखते जाएं तो इन चीज़ों को हम कितना आसान सी ले लेते हैं। तो ये वो रवैये हैं जो कि आगे जाके क्रिमिनलिटी की तरफ जिनका रुख होना शुरू हो जाता है। हसास माशरे यहाँ इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, यानी इनका मतलब है कि वो ज़हनी सेहत पर काम बचपन से करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद आने वाली सोसाइटी में क्राइम होता है, लेकिन स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और जो डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि बचपन में वो एक बच्चा जो मस्जिद से बाहर जूते चोरी कर रहा है, दुकान में जाके चीज़ें चोरी कर रहा है, आप कैसे मुंह लगा सकते हैं कि वो बड़ा होकर चोर नहीं बनेगा? तो ये एक वो जिसकी BBC की रिपोर्ट में जो बात थी वो ये थी कि आया आप एक दिन कैसे परेशान हो जाते हैं कि आप उठते हैं और आपको लगता है कि जावेद इकबाल मुगल ने 100 बच्चे रेप किए। वो 100 बच्चे रेप करते वक्त वो जावेद इकबाल मुगल बचपन से उस वक़्त तक की जो कहानी है जिसका जिक्र मैंने किया कि वो है क्या, उसके ऊपर ना कोई रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए, ना कोई मीडिया में बात की गई और ना ही कुछ कहा गया कि वो असल में शख्स बना कैसे जावेद इकबाल मुगल। लोग ये समझते हैं कि जावेद इकबाल मुगल है, 100 दफ़ा फांसी दे दो, इतनी फांसी दे दो कि मामला इसके बाद कोई अमल ना कर सके। ऐसा नहीं होता है। जो नफ्सियाती मरीज़ लोग होते हैं, जो साइकोटिक हो चुके होते हैं, वो इन चीज़ों से आरी हो जाते हैं। जो चीज़ बचपन से चली है और यहाँ तक पहुँची है, उस तक आपने कितना काम किया है, मेन चीज़ ये है। अगर आपने काम नहीं किया तो ये मुजरिमाना गफलत है। इसका मतलब है आप वो देख रहे थे, वो बच्चा जो बचपन से ये हरकतें करता चला आ रहा होगा और बड़े होकर उसने आकर 100 बच्चे रेप कर दिए और आपको पता ही नहीं लगा। यानी स्टेट अगर एक दिन कहे या लोग ये कहें या मुआशरा ये कहे हमें तो पता ही नहीं लगा, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है ना। तो यही बात मैंने उस केस में की कि जावेद इकबाल मुगल 100 बच्चे आपने दे दी फांसी और जावेद इकबाल मुगल ना पैदा हो, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है अब तक? तो उसके लिए फोरेंसिक साइकियाट्री का शोबा जो है वो यही काम करता है। वो ये आइडेंटिफिकेशन करता है स्टेट के साथ मिलकर, वो आइडेंटिफिकेशन करता है कैसे जुर्म ना हो, और अगर जुर्म हो गया है तो फिर उस जुर्म को जब उसको सज़ा दी जाती है तो उस सज़ा में उसको कैसे करेक्शन किया जाए, इन चीज़ों को रिकमेंडेशंस कैसे दी जाए, सजेशंस क्या दी जाए और कैसे मिल मिलाकर ये काम किया जाए। तो ये बेसिकली एक एस्पेक्ट था इस चीज़ का। तो आपकी बात से मुझे इतना तो समझ आया कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि जराइम भी बढ़ भी रहे हैं और मौजूद भी हैं। दूसरा ये कि सज़ा और जज़ा का कानून भी पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि वो चल रहा है साइड बाय साइड, लेकिन आप एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते या एक नफ्सियात का डॉक्टर होने के नाते इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि इनके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए देखें, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई जो क्राइम होता है उसके लिए आप पोस्टमार्टम्स करते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है जो DNAs के सैंपल इकट्ठे करता है, जो कि उसकी रिपोर्ट्स राइटिंग करता है, सब कुछ करता है और अदालत में एज एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पे पेश की जाती है और अदालत उसकी बेस पर फैसला करती है कि आया मुजरिम को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है या सज़ा कम करनी है। ये एक बुनियादी असूल है जो चला आ रहा है। अब बदकिस्मती से फोरेंसिक साइकियाट्री में ऐसा नहीं हो पाता कि
एक शख्स है जो कि एक साइकोपैथ हो गया है, जो कि जिसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, उसको किस बिना पर अदालत सज़ा दे, ये था इमदाद अली का केस, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने 2021 का जजमेंट लिखा। अब इसमें कसूर किसका है? ये 2001 से चली कहानी और 2021 तक चली है ये कहानी। इमदाद अली को कई दफ़ा फांसियाँ हुई, फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान ने भी रद्द कर दी उनकी फांसी, फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सज़ा दी, फिर 5 रुकनी बेंच में जब रिव्यू पिटीशन हुआ तो इसको रिवर्ट किया गया। लेकिन एक अच्छी चीज़ इस सारी चीज़ में ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जामे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक जजमेंट दिया, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी फोरेंसिक सोसाइटी जो आज की पाकिस्तान में खड़ी है, ये उसकी एक गाइडलाइन के तौर पर है। लेकिन बदकिस्मती से 2021 के बाद क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई? मेरा ख्याल है नहीं हुई अभी तक। इसके ऊपर यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में आ रहा है हमें, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी इमदाद अली की, तो इमदाद अली स्किज़ोफ्रेनिया का केस था। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को आवाज़ें आती हैं, उसको बाकायदा ऐसी सोचें आती हैं जो किसी और को नहीं आती हैं, और ये एक साइकियाट्रिस्ट ही बेहतर तौर पर जान सकता है कि उन सज़ा उसका उस बीमारी का उस अमल से कितना ताल्लुक़ है, जो कि सेक्शन 84 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का बड़ा क्लियरली बताता है। तो उसके बाद अदालत ये एक्सपर्ट एविडेंस है, ये देखें यहाँ एक मसला है पाकिस्तान में। जब एक रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, एक साइकियाट्रिस्ट लिख रहा है, वो ये समझता है मैंने रिपोर्ट लिख दी तो अदालत पे लाजम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा काम है एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना, और अदालत का काम है सज़ा देना, कम करना, ना देना। ये अदालत के ऊपर है। हम अपना काम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उसकी मैं वजूहात बयान कर सकता हूँ। हम अब हमारी रिपोर्ट राइटिंग का हालत ये है कि हम सिर्फ डायग्नोसिस लिखते हैं और तशखीस देकर हम ये समझ लेते हैं जज साहब को खुद ही पता लग जाएगा कि ये जुर्म क्या है और उस जुर्म की क्या सज़ा होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? इसको भी एक्सप्लेन करना फिर रिपोर्ट राइटिंग में फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जिसको ट्रेनिंग दी जाए फोरेंसिक की, वो दी जाए, तो वो उसके ऊपर है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ऐसा बदकिस्मती से नहीं हो पा रहा। ऐसे कोई ट्रेंड डॉक्टर्स हैं हमारे पास? बदकिस्मती से नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक भी फोरेंसिक साइकियाट्री का डिपार्टमेंट नहीं है। ये एक बड़ी तकलीफ दे बात है। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा 2021 का जजमेंट दे दिया है, आके अब कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी जो सिर्फ डायग्नोसिस बेस्ड हो। अब आपको पूरी रिपोर्ट लिखनी होगी बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पे जैसे यूके, यूएस में, कनाडा में लिखी जाती है। तो इस हवाले से हमने एक छोटी सी कोशिश की 2022 में। मैं कनाडा गया तो हमने वहाँ डॉक्टर तारिक हसन के साथ मिलकर एक प्लान, और प्रोफेसर मुअद्दत हुसैन राना जो एमिकस कुराए भी थे, यानी कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट सफ़िया बानो केस में जो 2021 में हुआ था, उनके साथ पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ मिलकर हमने एक जॉइंट वेंचर किया, एंड दैट्स द फर्स्ट जॉइंट वेंचर। और आपको ये सुनकर भी बड़ी ताज्जुब होगा कि दुनिया में आप इंग्लैंड चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आप यूएस चले जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो बहुत सारे फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट खुद पाकिस्तानी हैं, और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में फोरेंसिक साइकियाट्री नहीं है। तो ये एक अलमिया है हमारा कि हम अभी भी साइकियाट्री और मेंटल हेल्थ में इंटरनेशनल दुनिया से 30 से 40 साल पीछे जा रहे हैं। अभी भी हमारा जो साइकियाट्रिस्ट है वो ऐसे है जैसे जनरल एडल्ट साइकियाट्री का बंदा है। जैसे कभी आपने 20 साल पहले सुना होगा ना, एक ही डॉक्टर था गांव में जो हर इलाज करता था, जो कान भी सीता था, जो नज़ला ज़ुकाम भी देखता था, जो सर्जरी भी करता था नाक कान की। तो वो हर किसी का तो इसी तरह का साइकियाट्रिस्ट है हमारे पास इस वक्त, जो जनरल एडल्ट साइकियाट्रिस्ट जिसे हम कहते हैं, कि वो सारे कुछ कर रहा है।
वो बच्चे भी देख रहा है, वो बूढ़े भी देख रहा है, वो जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को भी देख रहा है, वो स्पीच को भी देख रहा है, वो एडल्ट को भी देख रहा है, वो ड्रग एडिक्शन को भी देख रहा है, वो कम्युनिटी को भी देख रहा है, वो इसको भी देख रहा है, उसको भी तरह स्पेशलिटी की बहुत कमी है। बहुत ज़्यादा। इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके सामने ही है मेडिसिन ने कितनी तरक्की की है, आपके सामने है पीडियाट्रिक्स में आप देख लें कितनी सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं, आपके सामने हर स्पेशलिटी को आप देखें कितनी तरक्की की है, सवाए साइकाइट्री के। साइकाइट्री में आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां हम 20 साल पहले खड़े थे। सवाए चाइल्ड साइकाइट्री जो है वो एक डिपार्टमेंट बन पाया है, अदरवाइज हम अभी तक ये काम नहीं कर पाए हैं। इस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? बस मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या समझते हैं कि होना चाहिए, क्या है जो हम कर सकते हैं? बेहतरी लाने के लिए साइकाइट्री की क्योंकि मैं बात करना चाहूँगा, मैं बाकी स्पेशलिटीज़ का तो जिक्र नहीं करूँगा, तो बीइंग द डॉक्टर ये मेरा अपना एक रिफ्लेक्शन है, ये मेरा अपना जो मैंने ज़िंदगी में जितना तजर्बा है मेरी ज़िंदगी का, तो मैंने ये देखा है और मैंने बाहर भी काम किया है और मुझे अंदाज़ा है बाहर की दुनिया का भी। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है, एज ए कौम भी है ये मसला, कि हम शख्सियत परस्ती के कायल हैं, हम डेवलपमेंट के कायल नहीं हैं। हमारे अभी भी ज़हन में होता है कि कोई मसीहा उतरेगा और वो आकर ये काम कर देगा और सबको ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है। मसीहा तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमारे पास मौजूद है, उनकी ट्रेनिंग मौजूद है, उनकी सब, और उन्होंने जो फरमुदात हैं वो हमारे सब सामने है। तो इसके बाद उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना, ये हमारा ईमान है। तो इसके अंदर एक मुआशरे ने तश्कील करना है। तो मुआशरे की तश्कील कैसे होगी? मुआशरे की मैं बात कर रहा हूँ। मुआशरे की तश्कील होती है टीम वर्क से, अपनी ज़ाती अना और शख्सियत परस्ती से बढ़कर काम करना। जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे सर्विसेज नहीं बनेगी हमारी। और आपने देखा होगा अभी भी हमारा जो हेल्थ सिस्टम है या कोई भी सिस्टम है वो फ्यूडल ओरिएंटेड है। वही जो 1947 में ब्रिटिश राज छोड़कर गया, इंपीरियल पावर्स छोड़कर गई, वैसा है हमारा। हम अभी तक डेवलपमेंट के कायल ही नहीं है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी किसे कहते हैं। तो साइकाइट्री में जब अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ आए, फोरेंसिक साइकाइट्री आए, इसमें एडिक्शन साइकाइट्री आए, इसमें इमरजेंसी साइकाइट्री आए, कम्युनिटी साइकाइट्री आए, रिहैबिलिटेशन, सर एक तो ये आए और ये डिपार्टमेंट तो बने लेकिन ये सर्विसेज बने, खिदमत के लिए बने, काम करने के लिए बने, वैसे प्रोफेशनल के लिए बने। और अगर ये आएंगी तो इससे मेंटली वायबल सोसाइटी क्रिएट होगी। फोरेंसिक साइकाइट्री का डिपार्टमेंट क्यों नहीं बन पा रहा या सर्विसेज क्यों नहीं खड़ी होनी चाह रही? क्योंकि सबसे बड़ा मसला है ताज किसके सर पे रखा जाए, ताज कौन पहनेगा। अब हमारी अगर सोच ही ये होगी कि इसका ताज कौन पहनेगा, तो फिर तो बड़ा मसला है हमारे लिए कि हम कोई डिपार्टमेंट या सर्विसेज खड़ी कर सके। और यही हम इंटरनेशनली भी अगर कैनवस पे देखें पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वहाँ भी वो आप देखें तो तमाम सोसाइटीज़ इकट्ठी हैं सवाए पाकिस्तानी इसके, क्योंकि हर पाकिस्तानी बाहर जाकर ताज पहनना चाहता है। और यहाँ भी यही मसला है कि वो ताज किसके सर पे रखा जाए। अगर हम यहाँ से निकल आए इस ईगोइस्टिक बिहेवियर से, अपनी ज़ाती जो पसंद और नापसंद से बाहर निकल आए और लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब ये डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, ये तरक्की भी आ जाएगी, ये साइकाइट्री, मेंटल हेल्थ जो है ये कहीं से कहीं चली जाएगी। लेकिन इसका जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है, बुनियादी जुज़ है, वो ये है कि हमें एज ए टीम काम करना है। हमें ये सर पर ताज लेने के लिए काम ना करें। तो अगर ये चीज़ निकल जाए तो मेरा ख्याल है, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि हम अगले महीने में फोरेंसिक साइकाइट्री चला देंगे। और
इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और यही हमारा मिलकर सबका जो हमारी टीम है उसका भी बुनियादी मकसद है कि हमें ऐसे करके एक मेंटल हेल्थ सर्विसेज को खड़े करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में अपनी फीडबैक और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हम इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।